नमस्कार साथियों, वीएसएम बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ 11th क्लास का अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम रहेगा मोल संकल्पना। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस के साथ में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक हमारा है मोल संकल्पना। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि भाई मोल कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी दिए गए फिजिकल एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। और ये जो भौतिक राशियां हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की भौतिक राशियां हमारी मानी गई हैं, जिनमें पहली भौतिक राशि को हम कहते हैं मूलभूत भौतिक राशि या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी भौतिक राशि जो हमारी होती है उन्हें अपन कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां या डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, तो मूलभूत भौतिक राशियां यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, या फिर हम कहें कि जो अपने आप में यूनिक है, ऐसी भौतिक राशियां मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो मेजरमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, उसकी बात करें तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 7 मूलभूत भौतिक राशियां हमारी मानी गई हैं, जो क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय और उसी में एक भौतिक राशि होती है जिसको अपन बोलते हैं अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा है, उस पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो मात्रक काम में लेते हैं वो मात्रक हमारा कहलाता है मोल। ठीक है, दूसरे प्रकार की भौतिक राशियां जिन्हें अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, ये वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूलभूत भौतिक राशियों की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें चाल या स्पीड की, तो स्पीड बराबर हमारे लिए अगर फिगर आउट करें तो ये होता है दूरी बटा समय, जहां दूरी पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन लेंथ या डिस्टेंस के रूप में मेजर करेंगे, और समय दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन टी से डिनोट करेंगे। तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूलभूत भौतिक राशि और दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या दूसरी मूलभूत भौतिक राशि की सहायता से हमने एक तीसरी भौतिक राशि डिराइव की, इसी वजह से हम इसको कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुल मिलाकर हम लोग सीखेंगे कि मोल संकल्पना में मोल क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुल मिलाकर 7 प्रकार की मूलभूत भौतिक राशियां, जिनमें से एक भौतिक राशि हमारी है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उससे हम लोग जो मात्रक कंसीडर करेंगे उस मात्रक को अपन कहेंगे मोल। चलिए आगे चलें। तो पदार्थ की मात्रा यानी 7वीं मूलभूत भौतिक राशि जो है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस पदार्थ की मात्रा को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, कहीं भी आप आगे केमिस्ट्री में जब इसको डिनोट करोगे तो इसको हमेशा स्मॉल एन से डिनोट करोगे। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे अगर कहीं मीटर हमें लिखना हो तो हम उसकी जगह एम को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किलोग्राम अगर लिखना हो तो हम किलोग्राम में केजी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करना है तो पदार्थ की मात्रा को अपन स्मॉल एन नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा पदार्थ की मात्रा या इंग्लिश में अपन इसको रिप्रेजेंट करें, हम इसको कहेंगे अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, नोटेशन आपका हो जाएगा एन। अगर हम इसका मात्रक देखें, पदार्थ की मात्रा का अगर हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक होता है मोल। अगर स्पेल करें तो हमारे पास में इसका स्पेलिंग हो जाएगा MOLE, और अगर हम इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं MOL। भाई सिंबल का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास में किसी दिए गए पदार्थ के 2 मोल हैं। ठीक है, तो इस 2 मोल को अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2MOL। यहाँ से जब अपन सिंबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो ई, इसकी स्पेलिंग में हमने एक्स्ट्रा ई जो लिखा हुआ है, इस ई को अपन यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास किसी दिए गए ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 मीटर है, तो ये मीटर, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये इसका सिंबल है। ऐसे ही MOL, इस फिजिकल क्वांटिटी MOLE का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में अलग अलग हमें डिफरेंस क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा, इसको अपन नोटेशन देंगे स्मॉल एन से। इसका मात्रक हमारे पास में हो जाएगा MOLE मोल, और इसका सिंबल अगर अपन रिप्रेजेंट करें
तो इसको अपन MOL, यहाँ पर E अपन गायब कर देते हैं। चलिए आगे देखें, अब ये मोल संकल्पना होती क्या है। तो देखो, मोल को हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दें, किसी भी दिए गए पदार्थ के अगर हमें मोल रिप्रेजेंट करने हैं तो इन मोल्स को हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पहला टाइप रहेगा, हम किसी भी दिए गए पदार्थ का मोल उसके वेट या भार के रूप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी दिए गए पदार्थ का मोल उसके वॉल्यूम या आयतन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा, हम किसी दिए गए पदार्थ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या को काउंट करके भी हम उसके नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरह से हम दिए गए पदार्थ के मोल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला भार के रूप में, दूसरा आयतन के रूप में, और तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कणों की संख्या के रूप में। तो देखें, पहला रिप्रेजेंटेशन, अगर हम भार के रूप में मोल को रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा। किसी भी दिए गए पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की अणुभार के बराबर मात्रा होती है। लेकिन ध्यान रहे, अणुभार के बराबर मात्रा को हम ग्राम में लेंगे, ना तो हम इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही हम इसको मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमें 1 मोल हाइड्रोजन काम में लेना है, तो अगर इस हाइड्रोजन जिसका अणुभार अगर हम कंसीडर करें, मोलर मास अगर हम कंसीडर करें, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 ग्राम, ठीक है, पर मोल। तो अगर हम इस हाइड्रोजन की 2 ग्राम क्वांटिटी लें, कितनी, 2 ग्राम क्वांटिटी हाइड्रोजन के लिए ले लें, तो हाइड्रोजन की 2 ग्राम क्वांटिटी उस हाइड्रोजन के 1 मोल को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। ठीक है, अब अगर हम 2 ग्राम की जगह हाइड्रोजन की 2 किलोग्राम क्वांटिटी कंसीडर करें, तो यह 2 किलोग्राम क्वांटिटी हाइड्रोजन का 1 मोल नहीं होगा। या हम 2 मिलीग्राम क्वांटिटी लें तो यह भी हाइड्रोजन का मोल नहीं होगा। इसलिए याद रखें, जब भी हम भार के रूप में, वजन के रूप में मोल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसका मेजरमेंट हमेशा किसमें, ग्राम में लेना है। तो किसी भी दिए गए पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की अणुभार के बराबर मात्रा ग्राम में होती है। यहाँ ध्यान देने वाली दूसरी बात जो हमें कंसीडर करनी होगी कि जैसे ही हम पदार्थ का नाम चेंज करेंगे उसका अणुभार चेंज हो जाएगा, और जब उसका अणुभार चेंज होगा तो उसकी ग्राम में मात्रा भी चेंज हो जाएगी। यानी किसी भी दिए गए पदार्थ के लिए उसकी 1 मोल क्वांटिटी फिक्स होती है, लेकिन 2 अलग अलग पदार्थ में तो उनकी 1 मोल क्वांटिटी का भार अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कहा 1 मोल हाइड्रोजन, तो हमने इसका भार बता दिया 2 ग्राम। और अगर हम लिखें 1 मोल ऑक्सीजन, तो इस 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में इसका भार हो जाएगा 32 ग्राम। ऐसे ही अगर हम 1 मोल जल को कंसीडर करें तो 1 मोल जल के लिए हमारे पास में इसका भार हो जाएगा 18 ग्राम। यानी अगर हम सब्सटेंस या पदार्थ चेंज करेंगे तो उस पदार्थ का अणुभार चेंज होगा, और उसका अणुभार चेंज होने से उसके 1 मोल का भार बदल जाएगा। तो अगर कोई हमसे कंसीडर करे कि क्या दिए गए सभी पदार्थों के 1 मोल में भार समान होता है, हम कहेंगे नहीं, पदार्थ का नाम चेंज होते ही उसका भार भी चेंज हो जाएगा। तो 1 मोल में ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम, जल का भार 18 ग्राम और हाइड्रोजन का भार केवल 2 ग्राम हमारा रह जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी दिए गए पदार्थ का मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो किसी दिए गए पदार्थ की 1 मोल क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी ग्राम में मात्रा बटा में उसका मोलर मास, या इसको अपन अणुभार की तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये अणुभार कैसे निकालना है, जैसे अगर अपन वाटर के लिए कंसीडर करें, मान लीजिए हम सबसे सरल एग्जांपल से कंसीडर करें वाटर मॉलिक्यूल से, तो वाटर में हमारे पास में कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन परमाणु का वेट देखें तो इस हाइड्रोजन परमाणु का वेट हमारे पास में है 1, और ऐसे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास में वेट हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु है जिसका वेट हमारे पास में हो जाएगा 16। तो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो इसका वेट हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास में क्या हो गया, H2O का अणुभार। तो अब H2O की अगर हमें ग्राम में कितनी क्वांटिटी दे रखी है, जैसे 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम, उसमें हम इसके मोलर मास, H2O के मोलर मास यानी 18 ग्राम मोल इनवर्स से डिवाइड कर दें तो ये हमारे उसकी मोल में क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका जिसमें अपन मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, कि मोल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके भार के रूप में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात, हर अलग अलग पदार्थ का भार अलग अलग होगा और उसका भार अलग अलग होने से उसकी मोल
जो होंगी एक मोल में होने वाली क्वांटिटी भी अलग अलग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, मोल का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके आयतन के रूप में, जहां आयतन क्या कि कोई भी दी गई वस्तु स्पेस में यानी त्रिविम में कितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके हिसाब से वो कितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन हम कंसीडर करेंगे। तो अगर आयतन के रूप में हमें मोल रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे कि भाई किसी भी दिए गए पदार्थ की एक मोल क्वांटिटी वो होगी जो एनटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। अब वॉल्यूम इसे अपन लीटर में भी कंसीडर कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर अपन इसका एसआई मात्रक देखें तो इसको अपन मीटर क्यूब में भी कंसीडर कर सकते हैं, या एसआई यूनिट के अलावा भी अगर अपन देखें तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इन अलग अलग मात्रकों को आपस में बदलना भी आना चाहिए, जहां हम कंसीडर करेंगे क्या कि 1 लीटर जो होता है उसमें हमारे पास में 1000 ml 1000 ml होते, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास में 1 ml हो जाएगा, यानी 1000 ml में हमारे पास हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब जिसमें हमारे पास में हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, या इसी को हम कंसीडर करें तो हमारे पास में हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखो हमारे पास में क्या निकला, ओवरऑल 1 लीटर जिसमें 1000 ml होता है, 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ही 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब में हम 10⁻³ मीटर क्यूब कंसीडर कर सकते हैं। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम कंसीडर करेंगे और हम दिए गए पदार्थ की मोल में मात्रा फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर हम मोल को रिप्रेजेंट करें, पहला तरीका हमारे पास में था भार के रूप में, दूसरा तरीका हमारे पास में रहेगा वॉल्यूम के रूप में। अगर किसी दिए गए पदार्थ का एनटीपी पर वॉल्यूम, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है वॉल्यूम जो है वो केवल एनटीपी पर ही कंसीडर करना है, उसके अलावा किसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में हमें वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना। जहां प्रेशर हमारे पास में रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो आपका हो जाएगा वो 273 केल्विन अप्रोक्सीमेट हमारे पास में हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे किसी भी दिए गए पदार्थ का एक मोल कितना कि उसके एनटीपी पर वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है तो वह उस पदार्थ की एक मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अगर एनटीपी की जगह किसी और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे हमें उसका वॉल्यूम दिया गया है तो सबसे पहले हम उसके वॉल्यूम को एनटीपी पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, देन हम उसका नंबर ऑफ मोल फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की टर्म में मोल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि किसी भी दिए गए पदार्थ का आयतन एनटीपी पर कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कि भाई 22.4 लीटर से अपन इसको डिवाइड कर दें तो इसके नंबर ऑफ मोल हम फिगर आउट कर सकते हैं। 1 मोल 2 मोल जितने भी आएंगे हम उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोल निकालने का दूसरा तरीका, अगर हमें उस पदार्थ का एनटीपी पर आयतन दिया गया है, ध्यान रखें सबसे पहले हम आयतन को जब भी चेक करेंगे तो हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेक कर लेंगे। एनटीपी पर अगर आयतन दिया गया है तो एनटीपी पर उस पदार्थ का आयतन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, हम उसके मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालने का तीसरा तरीका या हम कहें तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में, कणों की संख्या के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें अब देखो जैसे कणों की संख्या में अगर यहाँ पर कण का नाम आपको लिखता है परमाणु तो हम कह देंगे परमाणुओं के मोल, ठीक है। अगर कणों का नाम उसने हमें लिख कर दिया अणु तो हम यहाँ पर लिख देंगे अणुओं के मोल। अगर उसने हमें कणों के नाम में लिख कर दिया आयन तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयंस के मोल, यानी जो हमें कहा जाएगा उसके कंसीडर में हम मोल या उसके रेफरेंस में हम मोल को कंसीडर कर लेंगे। अगर एटम यानी परमाणु कहा तो परमाणुओं के मोल हम देखेंगे, मॉलिक्यूल यानी अणु अगर कहा तो हम मॉलिक्यूल्स या अणुओं के मोल देखेंगे, और अगर आयन हमसे कहता है तो आयंस के मोल हम कंसीडर कर लेंगे। क्या होता है मोल कि किसी भी दिए गए पदार्थ के एक मोल में उसकी Na यूनिट होती हैं, जहां n नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और A आवोगाद्रो ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मोल संकल्पना डेवलप की थी, उनके नाम पर ये नंबर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा और Na का वैल्यू कितना
ये अपनी हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मोल इनवर्स। ध्यान रहे Na का मात्रक है मोल इनवर्स। आप जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो हम साथ में उसका मात्रक भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन अल्टीमेटली इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मोल को रिप्रेजेंट करें तो मोल को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका, जिसमें अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल को फिगर आउट कर देंगे। अगर किसी भी दिए गए सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 10⁻23 हैं तो उसकी वो क्वांटिटी कितनी कहलाएगी, 1 मोल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अगर हम मोल को कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में तो हम कहेंगे दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na। हमें कितने पार्टिकल्स दिए गए हैं उसमें अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करेंगे और हमारे पास में मोल निकल करके आ जाएंगे। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, हम Na से डिवाइड करेंगे तो एटम के मोल निकल के आ जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, हम Na से डिवाइड करेंगे, आपको मॉलिक्यूल्स के मोल निकल करके आ जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ आयंस दिया हुआ है तो हम Na से डिवाइड करेंगे, आपको आयंस के मोल निकल करके आ जाएंगे। यानी जो हमें पार्टिकल दिए गए हैं हम उसके मोल अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूसिव देखें तो हमने कहा देखो मोल संकल्पना में हम 3 तरह से मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला भार की टर्म में, दूसरा आयतन की या वॉल्यूम की टर्म में, और तीसरा हमारे पास में रहेगा जहां पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलोज को अगर अपन मिलाएं, एड ऑन करें तो देखो हमारे पास में क्या हो गया। तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये हमारा पहला टर्म। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज वॉल्यूम एट एनटीपी कंसीडर करेंगे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, जहां Na क्या है, अवोगाद्रोस नंबर है जिसका वैल्यू कितना 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। तो अब हम अगर वेट इन ग्राम को वॉल्यूम के साथ में रिलेट करना चाहें तो हम इन दोनों फॉर्मूलेस को अप्लाई कर देंगे। अगर हम वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करना चाहें तो हम सेकंड टर्म काम में ले लेंगे, और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वेट इन ग्राम से कंसीडर करना चाहें तो हम ये तीसरा पैटर्न काम में ले सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na अवोगाद्रोस नंबर इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तीनों ही तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल हम 3 तरह से पढ़ पाएंगे। कौन सा, अगर दिए गए पदार्थ का भार दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है वेट हमेशा ग्राम में कंसीडर करना है, ना किलोग्राम में देखना है ना मिलीग्राम में देखना है। दूसरा, वॉल्यूम हमेशा एनटीपी पर कंसीडर करना है। अगर एनटीपी के अलावा किसी टेम्परेचर प्रेशर की रेंज में हमें वॉल्यूम दिया है तो हम उसको एनटीपी पर कन्वर्ट कर लेंगे। और तीसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमें अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। चलिए, कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हम इस मोल संकल्पना से देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न को मोल में परिवर्तित कीजिए, यानी हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, जैसे पहला हमें दे दिया 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सेकेंड 11.2 ml ऑफ CO2 एट एनटीपी, कंसीडर करें एनटीपी हमें दिया गया है, और तीसरा 6.02 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो हमने 3 तरह से मोल कैलकुलेट किया था और यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में तीनों टाइप आपको लगा दिए कि हम मोल कैसे निकालेंगे। तो पहला भार की टर्म में हम निकालेंगे, मात्रक देख के हमने पता चलाया कि हमें वेट दिया हुआ है। दूसरा, ml हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स वॉल्यूम की टर्म हमें इंट्रोड्यूस की गई है। और तीसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं। तो हम तीनों ही तरीके से मोल कैसे फिगर आउट करेंगे, एक एक करके इसको चेक कर लें। जैसे देखिए नंबर 1, सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपने नाम भी सुना होगा, कास्टिक सोडा इसको अपन बोल देते हैं। अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका वेट दिया हुआ है उसकी टर्म में मोल निकालने हो तो हमने कहा दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हमें वेट इन ग्राम दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम हमारे पास में वेट दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर इसका मोलर मास कंसीडर कर लें। कैसे निकालेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूनिट है उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास में देखिए एक तो सोडियम एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर गिवन है। सोडियम एटम अगर अपन इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये होता है 11Na23, यहाँ 23 इसका
एटॉमिक वेट या परमाणु भार है तो हम इसका परमाणु भार कंसिडर करेंगे 23। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएगा 8O16 यानी ये हो गया 16, प्लस हाइड्रोजन के लिए ये हो जाएगा 1H1 यानी कि 1। तो ओवरऑल अगर हम कंसिडर करें तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुल भार कितना 40 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालें तो वेट इन ग्राम हमें गिवन है 4 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 40 ग्राम मोल इनवर्स। सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाई 40 हमारे पास में आ जाएगा 1/10 मोल, या साइंटिफिक नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1 × 10⁻⁻1 मोल, या इसी को ही हम 0.1 मोल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिखिए आंसर हमारा इक्वल रहेगा। जहां मोलर मास निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हम सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों को अलग अलग एटॉमिक वेट लेकर के हमने इन तीनों का वेट कंसीडर किया और तीनों को ऐड करके ये यूनिट याद रखें, जब हम मोलर मास या किसी भी दिए गए पदार्थ के अणुभार को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका इकाई, उसका यूनिट हम ग्राम मोल इनवर्स लेंगे, यानी 1 मोल पदार्थ का भार कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 40। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें। दूसरा हमारा प्रश्न था, देखिए 11.2 ml CO2 एट NTP। यहाँ ध्यान दें हमें मात्रक दिया हुआ है ml, इसका मतलब वॉल्यूम हमने कंसीडर करना है। अगर वॉल्यूम की टर्म में हम मोल निकालें तो कैसे निकालेंगे, दैट दिए गए पदार्थ का वॉल्यूम NTP पर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कमरे के ताप पर गैस है, तो अब इस गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, अब गैस है तो कोई ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 ml। तो हम इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, दैट वॉल्यूम एट NTP कितना 11.2 ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। सॉल्व करें तो सबसे पहले ये जो ml है हम इसको फिगर आउट करें, दैट हमारे पास हो जाएगा 11.2 10⁻³ ml, m यानी मिली, और मिली को अपन कितना लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। देखो लीटर से लीटर कट गया, हमारे पास में मोल निकल आएगा, दैट 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 यानी 1/2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 1/2 इंटू 10⁻³ मोल, या इसी को अपन लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10⁻³, या इसी को अगर अपन साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, 5 गुणा 10⁻⁻4 मोल, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, जहां पर हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीके का देखो हमारा प्रश्न था जिसमें हमने कहा कि हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, इन नंबर ऑफ एटम्स से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na। अब यहाँ पर देखो पार्टिकल का नाम मुझे दिया गया है एटम, तो जब मैं मोल निकालूंगा तो ये मोल किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन एटम के मोल निकलेंगे। ध्यान रहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मोल हम नहीं निकाल रहे, तो पहले हाइड्रोजन एटम के मोल हम निकालें, कैसे, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दैट 6.02 10⁻20, शायद यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 6.02 10⁻20 हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और डिवाइडेड बाई Na से हमने डिवाइड किया, दैट 6.02 10⁻23 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ जाएंगे, लेकिन किसके, हाइड्रोजन एटम के। अब हम लोग जानते हैं दैट H2 इज इक्वल्स टू क्या, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन अणु। तो यहां हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, दैट 2 हाइड्रोजन एटम मिल करके एक H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास में 100 हाइड्रोजन एटम होंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, रिस्पेक्टिवली हाफ हो जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे। तो अगर कोई आपसे इसी क्वेश्चन में एटम की जगह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पूछे तो यहाँ पर तो हमारे पास में मोल आ गए किसके, एटम के, हम यहाँ कहेंगे दैट डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे। एटम कितना था 10⁻³ अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आधे हो जाएंगे, दैट 1/2 इंटू 10⁻³ या 5 × 10⁻⁴
मोल आपके किसके हो जाएंगे, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम कंसिडर कर लेंगे। चलिए, अब इस मोल संकल्पना से देखो कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ कंसिडर कर लें। जैसे AIEEE 2002 में हमसे सवाल पूछा गया था, द वेट ऑफ 2.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखें एक कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो ऑप्शन हमें दिए गए थे 9.3 ग्राम, ऑप्शन बी है 7.2 ग्राम, ऑप्शन सी है 1.2 ग्राम और ऑप्शन डी है 3 ग्राम। ठीक है, अब आंसर क्या रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो वेट हमसे पूछा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और फिर इस मोल को हम वेट में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखें किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, कितने, दैट 2.01 10⁻23। ठीक है, 2.01 10⁻23। अब यहां से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हमारे पास में हो जाएगा दैट 2.01 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगाद्रोस नंबर कितना, 6.02 10⁻23, और ये हमारे पास में आ गए मोल। कितने मोल हो गए, हमारे पास में आ गया अबाउट 1/3 मोल। अब हमारे पास में 1/3 मोल यहाँ पर हो गए और हमें इसका क्या कंसीडर करना था, वेट कंसीडर करना था, और हम लोगों ने कहा दैट वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास डिवाइडेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो अगर हमें वेट निकालना होगा तो हम कहेंगे वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितने, 1/3, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना, ये हो जाएगा हमारा 28 ग्राम मोल इनवर्स। कैसे निकालेंगे, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 1 कार्बन तो 12 प्लस 1 ऑक्सीजन यानी 16, ओवरऑल हम कहें तो 28 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो दैट 28 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास में वेट आ जाएगा कितना, 9.3 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन, हमें 2 स्टेप फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था, उससे हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल से फिर हमें वेट निकालना था, तो हमने दूसरा वाला रिलेशन इसमें अप्लाई कर दिया। चलिए, दूसरा तरीके का क्वेश्चन देखो जो AIEEE 2006 में हमसे पूछा गया था। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यहाँ मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हमें लिखकर दिया हुआ है दैट Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रहे हमें ऑक्सीजन एटम के मोल दे रखे हैं 0.25। ठीक है, और अब 0.25 मोल में मैग्नीशियम फॉस्फेट का वेट कितना होगा जिसमें 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो, वो हमसे यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं दैट 3.125 10⁻², 1.25 10⁻², 2.5 × 10⁻² और 0.02। यहाँ पर हमारे पास में आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट के नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जिनमें ऑक्सीजन एटम की संख्या 0.25 मोल होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम हमारा सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम्स की नंबर दे रखी है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का एक फॉर्मूला कंसीडर करें, मैग्नीशियम फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में दैट Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें देखो कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 × 2 यानी 8 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो एक यूनिट में 8 ऑक्सीजन एटम है, तो हम सबसे पहले 0.25 ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितनी मैग्नीशियम फॉस्फेट की यूनिट्स लगेंगी उसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखें आंसर हमारे पास में इसका रहेगा ए। कैसे आया हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया गया है दैट Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा दैट 1 यूनिट ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन 8 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर 1 यूनिट की जगह हम कहें 1 मोल तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएंगे 8 मोल ऑक्सीजन एटम। अब 8 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितना 1 मोल चाहिए। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम पूछा जाता
तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए इसकी कितनी क्वांटिटी, हम कहेंगे 1/8 मोल क्वांटिटी मैग्नीशियम फॉस्फेट की हमारे पास में रिक्वायर्ड है। लेकिन हमसे कितना पूछा गया है, 0.25 मोल, या इसको हम कंसीडर करके 1/4 मोल भी लिख सकते हैं। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे दैट 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ओवरऑल हम कहेंगे दैट 1/32 या 3.125 इंटू 10⁻⁻² मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट हमें रिक्वायर्ड होगा। क्लियर। पहले हम लोगों ने एक मैग्नीशियम फॉस्फेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंसीडर कर लिए, फिर हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, और फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल से हम लोग मैग्नीशियम फॉस्फेट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है मोल्स कंसेप्ट से। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। इनका परसेंटेज भी आपको दे रखा है। द वेट विच a 75 kg the weight of a person that हमें दे रखा है लगभग 75 kg would gain if all 1 hydrogen atoms are replaced by 2 hydrogen atoms। यानी हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है 1H, इसको हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के आइसोटॉप 2H से। प्रोटियम की जगह हम ड्यूटेरियम आइसोटॉप से अगर एक 75 किलोग्राम के वजन वाले आदमी में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो हमसे पूछा गया है कि उसका वेट कितना बढ़ जाएगा। देखें हिंदी में भी चेक कर लें कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है, उस स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हमें दे रखा है नाइट्रोजन, जिनका परसेंटेज हमें रिस्पेक्टिव दिया हुआ है 61.4%। बाय वेट हमें गिवन है 22.9% कार्बन, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में है 10% और नाइट्रोजन के लिए हमारे पास में है 2.6%। ओवरऑल अगर हम चेक करें कि मान लीजिए एक स्वस्थ मनुष्य का भार 100 kg है, 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम में से 61.4 kg क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, 22.9 kg क्या हो जाएगा कार्बन और 10 kg ये हो जाएगा हाइड्रोजन और 2.6 kg हमारे पास में क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। 100 पर कैलकुलेट करना आसान है, इस वजह से हमने 100 को अपना बेस क्वांटिटी बना लिया। ठीक है, तो क्या पता चल गया कि अगर 100 किलोग्राम का एक मनुष्य है तो उसमें हाइड्रोजन का भार कितना हो गया 10 kg का हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को लेते हुए अपन अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। देखें एक बार ऑप्शन चेक कर लें। हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 ग्राम 10 kg, ऑप्शन नंबर बी है 15 kg, ऑप्शन नंबर सी है 37.5 kg और ऑप्शन नंबर डी है 7.5 kg। आंसर अगर चेक करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके डी 7.5 kg। किस तरह से आया चेक करें। देखो तो हमने कहा हमारे पास में एक स्वस्थ मनुष्य है अकॉर्डिंग टू प्रश्न, उसमें 4 तरह के एलिमेंट आपके प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर स्वस्थ मनुष्य का भार जैसा कि हमने कहा 100 kg हम कंसीडर कर लें तो ऑक्सीजन का वेट हमारे पास में हो जाएगा 61.4 kg, कार्बन का वेट हमारे पास में हो जाएगा 22.9 kg, हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा हमारे पास में 10 kg और नाइट्रोजन का वेट हमें कंसीडर करना है वो हमारा हो जाएगा 2.6 kg। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। ठीक है, अब अगर हम इस हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप 1H1 है, ठीक है, इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, दैट 10 × 10⁻³ ग्राम, ये इसके हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाई वेट इन ग्राम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर अपन वेट कंसीडर करें तो ये होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स 100 kg के आदमी के लिए ये हमारे पास में हो जाएगा 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, अब अगर ये 75 kg का आदमी है, 75 kg का, तो 75 kg के आदमी के लिए हाइड्रोजन का वेट कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में 7.5 kg रिस्पेक्टिवली। 7.5 kg के नंबर ऑफ मोल देखिए 10 kg के नंबर ऑफ मोल हुए 10⁻⁴,
तो 7.5 kg के नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, दैट 7.5 10 की पावर 3, ये हमारे पास में ग्राम में वेट डिवाइडेड बाई 1, और हमारे पास में नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स। ठीक है, अब हमसे कहता है कि हमने हाइड्रोजन को, जो इसका लाइटर आइसोटॉप प्रोटियम है 1H1, उसको हमने रिप्लेस कर दिया उसके हैवियर आइसोटॉप 1H2 से। ठीक है, तो इसका वेट कितना था, इसका वेट है 1 ग्राम मोल इनवर्स, 1 मोल क्वांटिटी का, और हैवियर आइसोटॉप का वेट कितना हो गया 2 ग्राम मोल इनवर्स, जो इसका हैवियर आइसोटॉप है उसका। तो ओवरऑल अगर हम वेट गेन देखें, वजन में वृद्धि देखें, तो वेट गेन कितना हुआ कि सर पहले 1 ग्राम था अब 2 ग्राम हो गया, यानी ओवरऑल 1 ग्राम मोल इनवर्स के अकॉर्डिंग वेट बढ़ गया। तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, देखो अगर 1 ग्राम मोल इनवर्स वेट था तो जितना था उसका डबल हो गया, यानी उतना ही वेट हमारा और गेन हो गया। तो अगर यहाँ पर 7.5 kg 75 किलो के आदमी में हाइड्रोजन का वेट कितना था 7.5 kg था, तो रिस्पेक्टिवली जब हम उसको हैवियर आइसोटॉप से रिप्लेस करेंगे तो और 7.5 kg का वेट हमारा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके के प्रश्न हमारे मोल संकल्पना से पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो प्रीवियस एग्जाम के ही प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1/4। तो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो आपको दिया हुआ है किसी गैसियस मिक्सचर में, वो आपको दिया हुआ है 1/4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, आपको इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। जेईई मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जिसमें आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे। देखिए 1/4, 7/32, 1/8 या 3/16, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न। और ऐसे ही एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए जो हमसे AIEEE 2010 में पूछा हुआ है, मोल संकल्पना से ही है। देखें क्वेश्चन हमसे कहता है, इफ 10 की पावर -4 डेसीमीटर क्यूब of water is introduced into a 1 decimeter cube flask at 300 K, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established? तो आपसे देखो यूनिट अगर चेक करें तो हमें सबसे पहले वाटर के लिए आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको वाटर जो गिवन है उसको 300 केल्विन पे हमने क्या किया, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के एक कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हमसे कहता है कि जब वाटर का उसकी वेपर फेज के साथ में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, एक साम्यावस्था आ जाती है, तो उस समय पानी का कितना मोल्स वेपर फेज में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हेल्प के लिए यहाँ पर हमें डेटा भी गिवन है, गिवन हमें दिया हुआ है दैट H2O का 300 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर है वो है 3170 पास्कल, और आइडियल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन भी है आपके पास में, दैट ऑप्शन नंबर ए है 1.27 10 की पावर -3 मोल। ये सारे के सारे आंसर अपने मोल्स में ही है। ऑप्शन बी है 5.56 10 की पावर -3 मोल, ऑप्शन सी है 1.53 10 की पावर -2 मोल, और ऑप्शन डी है 4.46 10 की पावर -2 मोल। तो देखिए ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने मोल संकल्पना के बारे में सीखा। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, हम यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।